आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में डीप में जानेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट 2 के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बहुत डीप में जानेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के अधीन पहली बार कंपनी के अधिकार क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा जाने लगा। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस परिषद को अतिरिक्त शक्ति जैसे युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि के अधिष्ठान की शक्ति भी प्रदान की गई। सरकारी अधिकारियों पर निजी व्यापार और किसी भी प्रकार का उपहार लेने पर प्रतिबंध 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही लगाया गया था, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह और स्पष्ट कर दिया गया। इसमें कहा गया कि राजाओं, जमींदारों या अन्य भारतीय विषयों से संबंधित किसी प्रकार या नकद में उपहार प्राप्त करने वाले सैन्य या नागरिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे और भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर उन्हें संपत्ति की जब्ती, बर्खास्तगी और जेल सहित गंभीर सजा दी जाएगी। अर्थात उपहार लेने और किसी भी प्रकार से अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्तता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन कंपनी के निदेशकों के हाथ में ही रहने दिया, किंतु इसके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था। इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए। प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। इस प्रकार कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण बढ़ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के। इन सबकी नियुक्ति तथा हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट के पास था। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ध्यातव्य हो कि उपर्युक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम कॉर्नवालिस को मिले। पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने के लिए लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को संसद द्वारा नियुक्त किया गया था। वह 1786 में शामिल हुए और उन्हें सुधार कार्य की जिम्मेदारी दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी निपटान की शुरुआत की। स्थायी बंदोबस्त, इसका मतलब एक न्यायिक कोड की घोषणा की, जिसको कॉर्नवालिस कोड भी कहा गया, और एक प्रशासनिक और पुलिस प्रणाली की स्थापना की। उनका मिशन 1793 में समाप्त हुआ। 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर को राजलेख भी कहते हैं, ये भी आप लोग जानें। इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और इस चार्टर के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव हो, यह आवश्यक कर दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी, लेकिन कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। इस चार्टर के द्वारा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कंपनी को पुनः 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। कंपनी को गवर्नर तथा गवर्नर जनरल एवं प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। 1833 का चार्टर अधिनियम या 1833 का राजलेख। इस अधिनियम के लागू होने से कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। इस चार्टर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार देश के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना।
गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य विधि सदस्य के रूप में बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, जिसका प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। मद्रास तथा बम्बई की परिषदों को विधि बनाने पर रोक लगा दी गई। अब गवर्नर जनरल को सभी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद अस्वीकार कर सकती थी तथा भारत के लिए स्वयं विधि बना सकती थी। 1833 के राजलेख अधिनियम के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम रेगुलेशन कहा जाता था, परंतु इस अधिनियम के अधीन विधियां अधिनियम या एक्ट कहलाती थीं। दास प्रथा को 1943 में समूल रूप से समाप्त कर दिया गया। अठारह सौ तिरपन का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग कर दिया गया। भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद। विधान परिषद के सदस्य होते थे। इन 6 सभासदों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। इस विधान परिषद को मिनी संसद की संज्ञा दी गई। इस विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था। विधान परिषद द्वारा बनाई गई विधि अधिनियम तभी बन सकती थी जब तक कि उस पर गवर्नर जनरल अपनी अनुमति नहीं देता। गवर्नर जनरल विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को वीटो कर सकता था। बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, जो प्रशासन का कार्यभार संभालता था। इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा कराने के लिए 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी ऑन द सिविल सर्विस का गठन किया गया। इस अधिनियम ने कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति को वापस ले लिया, जिसका साफ मतलब अब सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गए हैं। अर्थात भारत में कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है।